जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जितने भी उत्तर मुगल काल के शासक हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। आज बहादुर शाह प्रथम, इससे पहले वाले वीडियो में हम बहादुर शाह प्रथम को खत्म कर दिए थे। आज हम इस जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे, फर्रुख सिंह के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे, अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे, आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे शाह आलम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। अकबर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, बहादुर शाह सेकंड के बारे में आज हम पूरा डिटेल में पढ़ के इसको खत्म करेंगे। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में हमने पूरा बताया कि इनका नाम मौजम था। 1707 में झांझों के युद्ध में इन्होंने पराजित किया अपने भाइयों को और मुगल के गद्दी पर बैठे। इनके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो आज हम अ, पढ़ाएंगे जहांदार शाह के बारे में। ये जहांदार शाह, यानी कि जहांदार शाह ये जो है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। जहांदार शाह जो है, बहादुर शाह के निधन, जब बहादुर शाह प्रथम का निधन हुआ तो उनके निधन के बाद ये उत्तराधिकारी, बहादुर शाह जो प्रथम थे उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जहांदार शाह को जुल्फिकार खां, ये जुल्फिकार खां है, ये जुल्फिकार खां की सहायता से सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो जुल्फिकार खां की सहायता से कौन सिंहासन पर बैठते हैं? तो जहांदार शाह। ये जहांदार शाह जो है जुल्फिकार खां की सहायता से सिंहासन पर बैठते हैं। तो जहांदार शाह के एक महिला मित्र हुआ करता था। ये महिला मित्र हुआ करता था दोस्तों। ये महिला मित्र का नाम था लाल कुंवर। लाल कुंवर, इस महिला मित्र का हुआ करता था नाम क्या? लाल कुंवर। यानी कि जहांदार शाह का एक महिला मित्र हुआ करता था जिसका नाम था लाल कुंवर। लाल कुंवर नूरजहां की नकल करती थी। जहांदार शाह ने आमेर के राजा, जो जय सिंह हुआ करते थे, आमेर के राजा, इस जय सिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया था दोस्तों। जहांदार शाह, जहांदार शाह किसका पुत्र था? तो जहांदार शाह जो था, बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। इनको लाल कुंवर एक महिला मित्र हुआ करता था, जो लाल कुंवर उसका नाम था। वो उससे एक काफी ज्यादा प्रेम भी करते थे। कौन? ये लाल कुंवर एक डांसर थी, बार डांसर थी शायद। और महिला मित्र से ये बहुत ज्यादा इसके बात मानते थे बहादुर शाह कि बेटा ये जो जहांदार शाह थे। तो इनके बारे में आज हम देख लेते हैं क्या क्या है लिखा हुआ। तो जहांदार शाह को, सॉरी दोस्तों, तो ये जो थोड़ा कलमा इधर उधर भसक रहा है दोस्तों। तो जहांदार शाह को फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर ने हत्या करवा दी। जहांदार शाह किसकी सहायता से गद्दी पर बैठते हैं? तो जहांदार शाह जो है जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर बैठते हैं दोस्तों। जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह गद्दी पर बैठते हैं। और बात करें कि फर्रुख सियर ने इन्हें 1713 ईस्वी में हत्या करवा देता है। यानी कि फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में किसकी हत्या करवा देता है? जहांदार शाह का। जहांदार शाह को दोस्तों लंपट मूर्ख कहा जाता है। कई बार पूछा हुआ है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को। जहांदार शाह को, जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है 1712 में। 1713 में फर्रुख सियर इसकी हत्या करवा देता है। दोस्तों फर्रुख सियर के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा मानी जान लेते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में। फर्रुख सियर, सैयद बंधु की सहायता से सिंहासन प्राप्त करता है। ये जो फर्रुख सियर है, सैयद बंधु की सहायता से सिंहासन प्राप्त करता है। इनके शासन काल में सैयद बंधु अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था दोस्तों। ये जो सैयद बंधु है सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया था इनके काल में, फर्रुख सियर के काल में। सैयद बंधु हिंदुस्तानी वर्ग ग्रुप से आते थे, यानी कि हिंदुस्तानी वर्ग से यह आते थे। सैयद बंधु को राजा निर्माता भी कहा गया है दोस्तों। राजा निर्माता, राजा निर्माता, यानी कि सैयद बंधु को राजा निर्माता कहा गया है। सैयद बंधु कई सारे राजा को गद्दी पर बैठाया भी, तो इसीलिए इन्हें राजा निर्माता कहा जाता है। पूछा जाता है कि राजा निर्माता किसे जाता कहा जाता है, तो सैयद बंधु को। सैयद बंधु हिंदुस्तानी ग्रुप से आते थे दोस्तों, हिंदुस्तानी ग्रुप से आते थे सैयद बंधु। सैयद बंधु इसके काल में
कुछ प्रशासनिक कार्य भी लागू हुए थे। सैयद बंधु के 2 भाई थे, अब्दुल्ला, एक भाई थे अब्दुल्ला, और जिसको वज़ीर घोषित किया गया था मुगल दरबार का। एक भाई थे हुसैन खां। हुसैन खां को मीर बख्शी घोषित किया गया था, मीर बख्शी घोषित किया गया था। तो सैयद बंधु के 2 भाई थे, अब्दुल्ला और हुसैन खां। सैयद बंधु के बारे में और डिटेल से आगे पढ़ेंगे दोस्तों। सैयद बंधु के तो इनके यानी कि इस काल में मुगल दरबार में 4 वर्ग हुआ करते थे दोस्तों, 4 अमीर वर्ग हुआ करते थे। यानी कि 4, जब उत्तर मुगल काल में बात करें तो 4 अमीर वर्ग हुआ करते थे। एक हुआ करते थे ईरानी वर्ग, एक हुआ करते थे तुरानी वर्ग, एक हुआ करते थे अफ़गानी वर्ग, एक हुआ करते थे हिंदुस्तानी वर्ग। तो ईरानी वर्ग के नेता थे जुल्फ़िकार खाँ। ये जुल्फ़िकार खाँ जो थे ईरानी वर्ग के नेता थे। जुल्फ़िकार खाँ जो जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाया, इसकी हत्या करवा देता है फ़र्रुखसियार। और तुरानी वर्ग के नेता थे निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क जो 1724 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अफ़गानी वर्ग के नेता सादत खां थे। सादत खां कौन से वर्ग के नेता थे? अफ़गानी वर्ग के नेता थे। सादत खां के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और सैयद बिंदु जो थे हिंदुस्तानी वर्ग के नेता थे। तो सबसे शक्तिशाली सैयद बिंदु हुए ये फ़र्रुखसियर के शासनकाल में। इन्हें राजा निर्माता भी कहा जाता है, यानी कि शासक निर्माता। इन्होंने जो सैयद बंधु हैं राजा कई सारे राजा को गद्दी पर बैठाया था, इसलिए राजा निर्माता भी कहा जाता है। तो सैयद बंधु ने 1719 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली की संधि की थी। दिल्ली की संधि की तो पूछेगा सैयद बंधु ने दिल्ली की संधि किसके साथ की थी? तो बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली की संधि की थी सैयद बंधु ने। और इस संधि में कहा गया कि हम आपको, यानी कि फ़र्रुखसियर ने इस संधि में बालाजी विश्वनाथ को चौथ कर और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार दिया था। यानी कि चौथ कर और सरदेशमुखी कर सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार दिया था दोस्तों। तो यानी कि इस संधि में बालाजी विश्वनाथ को फ़र्रुखसियर ने चौथ कर और सरदेशमुखी कर उछलने का अधिकार दिया था। इसके बारे में हम कल ही आपको बता दिए थे। फ़र्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है दोस्तों। अब बालाजी विश्वनाथ जब इस संधि किए तो इस संधि में उन्होंने वचन दिया सैयद बंधु को कि हम आपको मुगल दरबार में जो भी मुगल दरबार में अगर हिंसा होता है या मुगल दरबार में कोई अथी होता है, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मुगल दरबार में अगर विद्रोह होता है या मुगल दरबार के खिलाफ कोई विद्रोह करेगा तो हम आपका साथ देंगे। इन्होंने बालाजी विश्वनाथ ने शहीद बंधु को कहा था दोस्तों। तो फ़र्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है दोस्तों। यानी कि लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। हम आपको पढ़ाए थे, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। और घृणित कायर किसे कहा जाता है? फ़र्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है दोस्तों। पूरा कंप्लीट इतिहास पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे खाली, और पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और फ़र्रुखसियर ने बंगाल में ब्रिटिशों को दस्तक का अधिकार दिए थे दोस्तों। तो फ़र्रुखसियर का तबीयत खराब हो गया था, तो एक शिष्टमंडल जॉन स्नूअर के नेतृत्व में इसे आया ठीक करने के लिए। तो बंगाल में फ़र्रुखसियर ने ब्रिटिशों को दस्तक का अधिकार दिए और बंगाल में मुक्त व्यापार करने का एक परमिट था। तो दस्तक का अधिकार दिए, जो दस्तक बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों। तो फ़र्रुखसियर के शासनकाल में ईरानी वर्ग के नेता जुल्फ़िकार खाँ की हत्या कर दी गई। और सिख नेता जो बंदा बहादुर था, जो बहादुर शाह प्रथम के साथ 1712 में नौगौट का युद्ध लड़ा था, वही बंदा बहादुर सिंह जो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था, गुरु गोविंद सिंह का। तो इस बंदा बहादुर सिंह और जुल्फ़िकार खाँ जो जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाया था, इन दोनों को हत्या करवा देता है दोस्तों। कौन हत्या करवा देता है? तो ये फ़र्रुखसियर हत्या करवा देता है। तो जुल्फ़िकार खाँ खुद बारे में आप जान लीजिए कि जुल्फ़िकार खाँ ईरानी वर्ग के नेता थे। निज़ाम उल मुल्क जो थे तुरानी वर्ग के नेता थे। अफ़गानी वर्ग के नेता थे।
सादत खां और हिंदुस्तानी वर्ग के नेता थे सैयद बंधु। चारों क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूछता है कि कौन किस मिलान करने के लिए दे देगा कि कौन किस वर्ग के नेता थे, तो इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। फिर आप मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मोहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम था ये रोशन अख्तर था दोस्तों, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। और मोहम्मद शाह भी सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी प्राप्त किया था। सैयद बता दें कि दोस्तों कि 1719 में क्या हुआ कि फर्रुखसियर सॉरी फर्रुखसियर है 1719 में फर्रुखसियर की हत्या कर देता है। कौन? जुल्फिकार खां। सॉरी जुल्फिकार खां नहीं, सादात सैयद बंधु। सैयद बंधु जो है फर्रुखसियर की हत्या कर देता है दोस्तों। फर्रुखसियर को भरी दरबार में, यानी कि भरी दरबार में दोस्तों इसकी हत्या कर देता है। सैयद बंधु पूरा घेटिये उतार देता है दोस्तों भरी दरबार में। तो ये पूरी तरह से जितने भी शासक थे इनके खिलाफ कोई भी शासक आवाज नहीं उठा रहा था दोस्तों सैयद बंधु के खिलाफ, क्योंकि सैयद बंधु बहुत शक्तिशाली हो गए थे। और ये फर्रुखसियर को भरी सभा में घीटी काट देते हैं। और उस समय जब दरबार में विद्रोह हुआ था तो बालाजी विश्वनाथ ने वचन दिया था कि हम आपको दरबारी संघर्ष में मदद करेंगे। यही जी विश्वनाथ जो अभी हम आपको पढ़ाए थे, कहाँ पे गया आपको बता देता हूँ। दिल्ली की संधि, ये दिल्ली की जो संधि हुआ था दोस्तों, दिल्ली की संधि में जो बालाजी विश्वनाथ इन्हें वचन दिया था कि आपको दरबारी संघर्ष में हम सैयद बंधु की सहायता करेंगे। तो सैयद बंधु ने फर्रुखसियर की हत्या करता है तो बालाजी विश्वनाथ मदद करते हैं इनको। उनके बालाजी विश्वनाथ के बारे में जब मराठा पेशवा पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो इन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम रोशन अख्तर है। और इनके शासन काल में सैयद बंधु के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गया, क्योंकि भाई मोहम्मद शाह कोई भी दोस्तों की किसी की अगर कोई राजा को अगर हत्या कर देते हैं तो अगर दूसरा राजा को गद्दी पर बैठाएंगे तो राजा तो डरेगा ही। तो मोहम्मद शाह को लगा कि कहीं हमरो ना हत्या कर दे, कहीं हमरो ना घेटी उठी काट दे। तो इसलिए इसने निजाम उल मुल्क के साथ मिलकर षड्यंत्र शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? सैयद बंधु के खिलाफ। और निजाम उल मुल्क के द्वारा 1720-22 के मध्य सैयद बंधु की हत्या करवा दी गई दोस्तों। और उसके बाद मोहम्मद शाह के समय निजाम उल मुल्क अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। और इसके पश्चात निजाम उल मुल्क को मुगल दरबार का वजीर घोषित कर दिया गया दोस्तों। वजीर घोषित कर दिया गया। और 1724 में निजाम उल मुल्क को दक्षिण भारत भेज दिया गया दोस्तों, 6 सूबों की सूबेदारी संभालने के लिए। और दक्षिण भारत में जब इनको निजाम उल मुल्क को भेज दिया गया, जब निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधु की हत्या किया, उसके बाद इन्हें वजीर मुगल दरबार का घोषित किया गया। और 1724 में इन्हें दक्षिण भारत भेज दिया गया 6 सूबों की सूबेदारी संभालने के लिए। तो बात करें कि 1724 में निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दिया दोस्तों। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दी। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र राजवंश आसफ जाही की स्थापना किया। तो पूछेगा कि आसफ जाही की स्थापना किसने किया था? यानी कि हैदराबाद में आसफ जाही की स्थापना किसने किया था? हैदराबाद में किस वंश की स्थापना किया था? तो निजाम उल मुल्क ने आसफ जाही की स्थापना किया था। इनके शासनकाल में बहुत से राज्य स्वतंत्र हुए थे दोस्तों। यानी कि इनके शासनकाल में अवध स्वतंत्र हुआ था। अवध को स्वतंत्र किया था सादत खान ने। बंगाल को स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खान ने। कर्नाटक को स्वतंत्र किया था सादुतुल्ला खान ने। और हैदराबाद को निजाम उल मुल्क ने। और जाट को तो बदन सिंह और चुरावन सिंह ने जाट को स्वतंत्र किया था। तो ये मोहम्मद शाह के समय बहुत सारे राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे दोस्तों। तो ये बात करें नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत में। और नादिर शाह के आक्रमण से मुगल पूरी तरह से बिखर जाता है दोस्तों, कमजोर हो जाता है। तो नादिर शाह का आक्रमण हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 में हुआ था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों।
ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। 1739 में, फरवरी 1739 में दोस्तों, प्रसिद्ध करनाल का युद्ध होता है मुगल और नादिर शाह के बीच। मुगल की सेना और नादिर शाह की सेना के बीच प्रसिद्ध करनाल का युद्ध होता है। फरवरी 1739 को नादिर शाह और मुगल सेना के बीच प्रसिद्ध करनाल का युद्ध होता है। ये पूछे जाएगा, नादिर शाह और मुगल सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्रसिद्ध करनाल का युद्ध हुआ था दोस्तों, प्रसिद्ध करनाल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुगल पराजित हो गया दोस्तों। मुगल सेना की तरफ से निजाम उल मुल्क था, सादत खां था और खान ए दौरा था। कहा जाता है कि जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया तो ये लोग पराजित हो गए, तो सादत खां ने कहा नादिर शाह को कि आप हमें छोड़ दीजिए और आप दिल्ली चले जाइए। दिल्ली जाइएगा तो आपको बहुत सारे संपत्ति मिलेगा। तो नादिर शाह को दिल्ली भेजने वाला शायद ये सादत खां ही था दोस्तों। तो नादिर शाह यहाँ से रुकते नहीं, लौटते नहीं है। जब ये मुगल हार जाता है तो ये नादिर शाह दिल्ली जाते हैं और दिल्ली 57 दिन तक रहते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि इनके ऊपर हमला भी किया था, तो इन्होंने तलवार धरती में गाड़ दी थी, तो बहुत सारे वहां पे हत्या करवा दी गया था। जब तक लगे तलवार वो उन्होंने निकाला नहीं था, तब तक लगे हत्या रुका नहीं दोस्तों। तो नादिर शाह 70 करोड़ रुपया दिल्ली से लूट ली। 70 करोड़ रुपया, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और जीज मोहम्मद शाही एक प्रमुख सिंहासन था, वो अपने साथ ले गए। तो 70 करोड़, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन नादिर शाह ने आक्रमण के दौरान ये भारत पे आक्रमण के दौरान इन्होंने यहाँ से ले गए। तो नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात मुगल साम्राज्य पूरी तरह कमजोर हो गया दोस्तों। और नादिर शाह का निधन ईरान में 1747 ईस्वी में हो गया दोस्तों। तो नादिर शाह का निधन ईरान ईरान में हो गया 1747 में हो गया दोस्तों। अब पढ़ेंगे अहमद शाह के बारे में। ये अहमद शाह जो है, ये मोहम्मद शाह के पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे। ये अयोग्य शासक थे। जब ये राजकुमार थे तब इन्होंने अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली के बारे में हम जानेंगे पूरा डिटेल में। अहमद शाह अब्दाली जो है, ये नादिर शाह के उत्तराधिकारी था। इन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे। तो 1748 ईस्वी में मणिपुर का युद्ध होता है अहमद शाह के बीच। अहमद शाह जब गद्दी राजकुमार थे, तो मणिपुर का युद्ध होता है अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये बहुत कंफ्यूजन होगा सर दोस्तों, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दोनों एक ही नाम है। तो अहमद शाह अब्दाली ध्यान रखिएगा कि ये ईरान ये इसका ये उत्तराधिकारी था नादिर शाह का। नादिर शाह भारत पे आक्रमण किया, फिर बहुत सारी संपत्ति लूट के ले गया। फिर अहमद शाह अब्दाली भारत पर 7 बार आक्रमण करता है। तो एक 1748 में आक्रमण करता है, तो अहमद शाह इससे युद्ध करता है। अहमद शाह को मदद करता है, इस अहमद शाह को मदद करता है सफदरजंग। और ये दोनों मिल के दोस्तों मणिपुर के युद्ध में सफदरजंग जंग मुगल साम्राज्य सफदरजंग मदद करता है, तो अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर देते हैं। यानी कि इस मणिपुर का युद्ध में अहमद शाह अब्दाली पराजित हो जाते हैं दोस्तों, पराजित हो जाते हैं दोस्तों। तो अहमद शाह जीत जाते हैं और ये अहमद शाह अब्दाली पराजित हो जाते हैं मणिपुर के युद्ध में दोस्तों। और सफदरजंग इनका मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। और सफदरजंग को इसी हेल्प के कारण मुगल साम्राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि सफदरजंग के मदद से ही अहमद शाह अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर पाए दोस्तों। तो अब आगे पढ़ेंगे अहमद शाह अब्दाली के बारे में, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भारत पर 7 बार आक्रमण करते हैं। ये नादिर शाह के उत्तराधिकारी थे। नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी की उपाधि दी थी दोस्तों। यानी कि दुर्रे दुरानी की उपाधि दी थी नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए दोस्तों, एक दो बारी में 7 बार भारत पर आक्रमण किए। इनका भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभियान पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में दोस्तों। यही तीसरा युद्ध में इनका अहम योगदान माना जाता है, अभियान माना जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध। और
अहमद इसके बारे में डिटेल आगे से खूब बढ़िया से पढ़ेंगे दोस्तों। और अहमद शाह का निधन हो गया था 1754 ईस्वी में। 1754 ईस्वी में अहमद शाह का निधन हो गया था दोस्तों। तो अहमद शाह के बाद अहमद शाह जब गद्दी पर बैठे मुगल के, तो उसके बाद अहमद शाह का निधन हो जाता है 1754 में। फिर अ, ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है दोस्तों, ये गलत जगह टाइप हो गया है। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु 1754 में नहीं होता है। ये अहमद शाह है मुगल दरबार के, यानी कि जो मुगल शासक है मोहम्मद शाह के बेटा, इनका निधन होता है 1754 में। फिर आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं दोस्तों 1754 से लेकर 1759 तक। इस 1754 से लेकर 1759 तक गद्दी पर बैठते हैं दोस्तों। और आलमगीर द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि पलासी का युद्ध और बेदरा का युद्ध, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में दोस्तों, और बेदरा का युद्ध हुआ था 59 में, 1759 में। तो पलासी का युद्ध और बेदरा का युद्ध इन्हीं के काल में हुआ था। आलमगीर द्वितीय के काल में 1759 में इनकी हत्या करवा दी गई दोस्तों, इमाम उल मुल्क के द्वारा, वजीर इमाम उल मुल्क के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई आलमगीर द्वितीय के बाद। तो आलमगीर द्वितीय के बाद इनका उत्तराधिकारी बनते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बक्सर का युद्ध यही सब वगैरह और पानीपत का युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। बक्सर का युद्ध और पानीपत का युद्ध और बक्सर का युद्ध किनके काल में होता है? शाह आलम द्वितीय के काल में दोस्तों। तो इनके शासन काल में दो युद्ध हुए, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध दोस्तों। ये दो युद्ध प्रसिद्ध है। इनका निधन हो जाता है 1806 ईस्वी में दोस्तों, यानी कि शाह आलम द्वितीय का निधन हो जाता है 1806 में। पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। अकबर सेकेंड, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठता है। इनके काल में मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया। इनके काल में मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया। ये शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। और मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया 1835 में दोस्तों। मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जनक, राजा राम मोहन राय को जनक माना जाता है। तो ये जो राजा राम मोहन राय है, इनको उपाधि, राजा की जो उपाधि दिया था, ये अकबर द्वितीय ने दिया था। ये अकबर द्वितीय ने दिया था दोस्तों। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को पेंशन की वृद्धि के लिए ब्रिटेन भेजा था। और इनका निधन 1837 में हो गया दोस्तों। अकबर द्वितीय का निधन हो जाता है 1837 में। राजा राम मोहन राय की जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ाएंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ाएंगे, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे राजा राम मोहन राय के बारे में उसके। तो बहादुर शाह सेकेंड इनके अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह सेकेंड गद्दी को बैठते हैं, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह सेकेंड को ही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये अंतिम मुगल बादशाह थे दोस्तों। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। ये भी ब्रिटेन के एक पेंशनर ही थे। ब्रिटेन इनको पेंशन देता था। और प्रसिद्ध उर्दू शायर जो मिर्जा गालिब, इनके समकालीन थे दोस्तों। इन्हीं के समकालीन थे। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने इनको लाल किला छोड़ने का आदेश दिया दोस्तों। तो बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया गया 1848 में। और बात करें दोस्तों कि बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में भाग लिया था दोस्तों। इस विद्रोह के पश्चात इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1862 में रंगून में ही इनका निधन हो जाता है दोस्तों। तो उत्तर मुगल काल में जितने औरंगजेब के बाद दोस्तों, औरंगजेब के बाद कोई भी दोस्तों बढ़िया शासक नहीं बना, योग्य शासक नहीं रहा, योग्य शासक नहीं था दोस्तों। इसी के कारण मुगल मुगल का पतन हो गया दोस्तों। पतन हो गया दोस्तों। तो बात करें दोस्तों कि औरंगजेब का निधन के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। और मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भी बहुत सारे नीति था दोस्तों। सिख नीति, धार्मिक नीति,
दक्कनी थी, राजपूतनी थी, इन सबसे इन्होंने संबंध को क्या किए थे, औरंगजेब ने संबंध खराब कर रखे थे दोस्तों। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी भी कमजोर थे, उनका जो उत्तराधिकारी था वो भी कमजोर थे दोस्तों। तो इसी के कारण मुगल मुगल का पतन हो गया दोस्तों, पतन हो गया। और मुगल का पतन में बाहरी आक्रमण को भी मुगल का पतन के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं दोस्तों। बाहरी आक्रमण जैसे नादिर शाह का आक्रमण हो गया 1739 में। फिर अहमद शाह अब्दाली का शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ दोस्तों। तो अहमद शाह अब्दाली अब्दाली तो अहमद शाह अब्दाली का भी भारत को आक्रमण होता है। सबसे पहले नादिर शाह जो आक्रमण किया, 70 करोड़ रुपया ले गया, मयूर सिंहासन ले गया, दोस्तों। और बहुत सारे संपत्ति यहाँ से ले गया था। तो नादिर शाह जब आक्रमण भारत पर किए दोस्तों, तो ये सादत खां सादत ये जो सा, सा, ये जो सादत खान दोस्तों थे, इस सादत खान ने ही नादिर शाह को दिल्ली के लिए भेजने के लिए उस्काया। और जब ये 70 करोड़ रुपया लेकर लौट रहे थे, तो नादिर शाह तो ये सादत खां के पास आ रहे थे, तो सादत खां को लगा कि कहीं हमें हत्या न कर दे, तो इसी डर से इन्होंने सादत खां ने हत्या कर ली खुद को दोस्तों। तो नादिर शाह की वजह से ही सादर खां हत्या कर दी। सादत खां के बारे में हम पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे सबके बारे में। तो मुगल का समाप्ति हुआ दोस्तों। उत्तर मुगल काल उत्तर मुगल काल जो मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, वो समाप्त हो गया दोस्तों। इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले अब यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे दोस्तों। यूरोपीय कंपनी का आगमन हम पढ़ेंगे बहुत जल्द दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।